हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो ये वाले सेशन में हम लोग वो वर्कशॉप के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, वो जो वीकेंड वाला जो सेशन था, राइट, आई मीन आई हैड टू स्पीक फॉर अराउंड 18 आवर्स ओवर 2 डेज एंड आपने अगर सेशन अटेंड किया तो आपको तो पता ही होगा, राइट, कि लाइक मैंने जितना कोशिश किया वन ऑन वन क्वेश्चंस लिए आप लोगों से, बट बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट बहुत लोगों का क्वेश्चन मतलब छूट गया इन द सेंस, मतलब कि लाइक मैं क्या कर रहा था ना टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, आपको तो पता ही होगा ना कि सबको मैं कॉल पे इन्वाइट कर रहा था एंड सब मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मैं उनको जवाब दे रहा था। लेकिन क्या होता है ना कभी कभार के लाइक व्हेन पीपल आर इंटरेक्टिंग विथ मी फॉर द फर्स्ट टाइम, वो भी अपने बारे में बात कर रहे थे, वो भी डिस्कशंस कर रहे थे, और एक सवाल की जगह वो भी 3-4 सवाल हो ही जा रहा था। एंड दैट इज क्वाइट लॉजिकल, राइट, आई मीन जस्ट हम तो रोबोट्स हैं नहीं, बट सिंस से फॉर एग्जांपल कि हम लोगों को बोल भी रहे थे कि लाइक हम एक ही सवाल करके लेंगे, बट होता नहीं है वैसा करके, है ना, बिकॉज हम इंसान हैं, हम लोग एक डिस्कशन में चले जाते हैं, और इसके वजह से क्या हुआ, बहुत लोगों का सवाल मतलब उनका लेट्स से फॉर एग्जांपल टर्न आया ही नहीं है। सो आई मीन आपने देखा होगा, राइट, ऐसा नहीं है कि मैंने 3 घंटे में पूरा सेशन खत्म कर दिया था, राइट, मैंने 17, 18, 19 आवर्स लेके मैंने एकदम 2 दिन पूरा रखा था, बट बियॉन्ड द पॉइंट आई कुड नॉट कंटिन्यू ना। तो इसका सोल्यूशन यही है कि लाइक अभी मुझे लगा कि लाइक मैंने आज एक ट्विटर पे एक पोस्ट इसीलिए डाल दिया कि आपका जो भी क्वेरीज होने वाला है, राइट, जो लेट से उस दिन आप पूछ नहीं पाए, या लेट से फॉर एग्जांपल बाद में जब आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, राइट, मतलब जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग लेना चालू कर दिया फ्रॉम मंडे इटसेल्फ, तो उनका जो भी सवाल आएगा आप मुझे डीएम करो या मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते रहो। मेरा काम क्या होगा, मैं ऐसे कॉपीज में क्या कर रहा हूँ, मैं सारे सवालों को नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, और आपका नाम बताऊंगा, और आपका नाम के साथ साथ मैं क्या करूंगा, वो सवाल को पहले बोलूंगा और फिर उसका जवाब दे दूंगा। तो इन अ वे तो हो ही गया ना, मतलब सोचो कि लाइक ऐसे वीडियोज में इट्स नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट सेशन ओनली, है ना, ताकि मुझे भी बुरा ना लगे, बिकॉज आप लोग भी उम्मीद लेके आए थे कि लाइक यू वुड इंटरेक्ट विथ मी, यू वुड आस्क योर क्वेश्चंस टू मी, और अगर आप कर नहीं पाए तब तो वो अनफेयर ही हुआ ना। तो एनी विच वे, तो चलिए अभी हम चालू करते हैं। इन दिस वन पर्टिकुलर वीडियो में मैं कुछ 7-8 लोगों का सवाल लेता हूं, तो मैं उनका नाम लेके ही बात करूंगा, और उनका जो सवाल है उसको मैं समराइज करके बताऊंगा कि लाइक व्हाट इज दैट पर्सन एग्जैक्टली वांट टू आस्क, और फिर मैं अपना जवाब दे दूंगा। और इससे क्या होगा, दूसरों का सवाल से क्या होता है ना कि लाइक अगर मैं किसी का सवाल यहाँ पे वीडियो में बताता हूँ, अपने कम्युनिटी को बोलता हूँ, आई एम प्रेटी श्योर बहुत लोगों का वैसे सिमिलर काइंड ऑफ सवाल होते हैं, है ना, तो इससे क्या होगा, आपका भी डाउट क्लियर हो सकता है ना। तो ये एक और अच्छी वाली पॉइंट है। सो चलिए सबसे पहले जो सवाल है वो है मिस्टर विजय राठौर का, ठीक है। तो उन्होंने आई थिंक एक कमेंट में यही लिखा था कि लाइक हाउ टू ट्रैक ऑल दोस कंपनीज, ठीक है। अब देखिए मतलब हाउ टू ट्रैक ऑल द कंपनीज का मतलब है कि लाइक एक सेक्टर में आप कितने कंपनीज को ट्रैक करते हो और आप कैसे ट्रैक करते हो, ठीक है। नाउ देखो, द पॉइंट इज मतलब मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द सेक्टर्स जो मैं सबसे पहले से ट्रैक करता था, आई थिंक दैट वाज फ्रॉम 2015-16 से, वो है कि बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। अब देखो, बैंकिंग फाइनेंशियल्स में मुझे हमेशा बहुत ही इंटरेस्ट था, क्यों मुझे पता नहीं, ठीक है, बट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फैसिनेटेड विद द क्रेडिट मार्केट, कैसे डिपॉजिट उठाते हैं, कैसे पैसा देते हैं, बीच में कैसे स्प्रेड बनाते हैं, फिर ये एसेट क्वालिटी का झोल जब होता है तो फिर कैसे रिकवरी करते हैं, कलेक्शंस करते हैं। तो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फैसिनेटेड। बट लेट मी टेल यू, जब मैं 2016-17 में उस टाइम पे था, उस टाइम पे मैं HDFC बैंक, SBI, कोटक बैंक, ऐसे 3-4-5 बैंक्स को ट्रैक करता था, ठीक है। एंड आई कैन टेल यू 2016-17 से 19-20 तक मेरे पोर्टफोलियो में HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस हुआ करता था, ठीक है। और उस टाइम पे दोनों कंपनीज अच्छे से ग्रो भी करता था, है ना। बजाज फाइनेंस उस टाइम पे आई वुड रिमेंबर 40% से ग्रो करता था, HDFC बैंक 25-28% से ग्रो करता था, ठीक है। कोटक बैंक भी मैंने लिया था, लेकिन कोटक बैंक मैंने एक्चुअली थोड़ा बाद में लिया था, आई थिंक 2018 में मेरा आई थिंक कोटक बैंक का पहला पोजीशन था, और कोटक बैंक भी तब 30-32% से ग्रो करता था, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इज के लाइक उस टाइम पे ये जो 3-4 फाइनेंशियल्स था, इन पे ही मैं ज्यादा फोकस करता था, ठीक है। लेकिन से फॉर एग्जांपल जो छोटे बैंक्स हुआ करता था, DCB बैंक, CUB बैंक, ठीक है, इनको मैं उतना ट्रैक नहीं करता था। बट क्या होता है ना, आई टेल यू दिस, जैसे मैं अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में देखा कि एक सेक्टर में आप अगर हो सकता है आप सारे कंपनीज का नाम इकट्ठा ले लो, ठीक है, नहीं इकट्ठा लेके पढ़ना चालू करो, बट द सस्टेनेबल वे ऑफ डूइंग इसके लिए आप हर क्वार्टर पे क्वार्टर जब आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो यू ऐड मोर एंड मोर नेम्स इन द सेम सेक्टर। तो इससे क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उसका पढ़ने में भी आप जल्दी से पढ़ पाओगे, और जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा उसको आप नया कंपनी को भी एनालाइज कर पाओगे इन द सेम सेक्टर। और सिंस वो सेम सेक्टर में है,
सेम सेक्टर में है तो आपको उसको पढ़ने में डिफिकल्टी नहीं होगा। मतलब आई स्टिल रिमेंबर जब बंधन बैंक का आईपीओ आया था, मुझे बंधन बैंक के बारे में समझने में डिफिकल्टी नहीं हुआ था, बिकॉज बंधन बैंक से पहले मैं एचडीएफसी बैंक पढ़ता था, एसबीआई पढ़ता था, पीएनबी वगैरह पढ़ लेता था। इस तरीके से मैंने आगे बढ़ा, ठीक है। फिर मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल जो येस बैंक का जो पूरा प्रॉब्लम था उस टाइम मैंने लाइव देखा येस बैंक का क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। सो येस बैंक का जब मैं कॉल्स में रहता था, जो भी इश्यूज आया, उसका मैनेजमेंट चेंज हुआ, राणा कपूर का प्रॉब्लम आया, तो ये सब चीजें मैंने एकदम मतलब आई लिव्ड थ्रू दैट पर्टिकुलर टाइम एंड आई बिलीव कि एक ऐसे लर्निंग बनती है। आप में से जो लोगों का सवाल ये होता है ना कि लाइक यू नो आप सारी चीजें इकट्ठा डाउनलोड कर लो, एक्सेल शीट में रख लो और उसके बारे में पढ़ लो। यू कैन नॉट रीड एवरीथिंग ऑन डे वन एंड थिंक लाइक आप उसका एक्सपीरियंस कर लोगे। आपको मार्केट में एक्सपीरियंस करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसलिए क्या होगा ना, मैंने देखा कि जिस मतलब यहाँ पे हमारा क्या नाम है विजय राठौर जी, तो इन्होंने जो ये सवाल पूछा राइट, तो इनका जवाब में 2-3 लोगों ने और यही जवाब दिया कि लाइक स्क्रीनर में जाओ, ये करो वो करो। दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, मतलब दे आर नॉट इवन रॉन्ग, दे आर राइट। बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इज लाइक यू हैव टू लिव थ्रू द एंटायर जर्नी, ठीक है। और यहाँ पे आप हड़बड़ी उतना भी नहीं करोगे तो चलेगा। तो सोचो आज अगर मैं बोलूँ, आज मैं अगर मैं बैंक्स के एंगल से बोलूँ, बड़े बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिला के, देन आई थिंक आई कैन आराम से ट्रैक 40-45 इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट एंड पीएसयू बैंक्स में। लेकिन द पॉइंट इज कि एवरी पासिंग क्वार्टर में आई ऐड मोर एंड मोर फाइनेंशियल्स, राइट। और जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल होते हैं उनको ट्रैक करने में और आसानी हो जाती है ना। तो मैं आपको इस तरीके से बोलूंगा। और ऑफ कोर्स उसके साथ आप स्क्रीनर में जाओगे, पीआर लिस्ट निकालोगे, और भी आई एम प्रीटी श्योर सो मेनी अदर वेबसाइट्स है। जब लेट से आप बैंक सर्च करोगे तो सारे बैंक्स आ जाएगा, सारे पेंट कंपनीज एक साथ आ जाएगा, और आप कोशिश करोगे जितना हो सकता है ट्रैक करो, राइट। लेकिन द पॉइंट इज यू हैव टू इंक्रीज द नंबर एंड एक्सपीरियंस द जर्नी थ्रू एवरी कंपनी। वरना क्या है, वरना वो एकेडमिक बात हो जाएगा कि आप सब कंपनीज को एक साथ पढ़ के रट्टा मार रहे हो। रट्टा मारने की जगह नहीं है। यहाँ पे मेन काम वही है कि लाइक व्हेन यू आर लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टडीइंग टुडे, यू हैव टू लिव दैट एक्सपीरियंस। तो वो बात इंपॉर्टेंट है। सेकंड इसके लिए यहाँ पे एक सवाल था महावीर प्रसाद का, वाई स्काई गोल्ड का शेयर फॉलिंग। अब देखो ये सवाल वही है, स्काई गोल्ड के जगह कोई भी कंपनी को ले लो, ठीक है। मतलब व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस लाइक इसका स्टॉक क्यों गिर रहा है एंड ऑल दैट, यू हैव टू लुक एट इट के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूं, मैं बताता हूं। अगर कोई भी स्टॉक लेट से फॉर एग्जाम्पल गिरने लगता है, ठीक है, तो अब देखो मैं भी तो इंसान हूं, राइट। अगर कोई स्टॉक ऐसे मतलब 5% करके लेट से 4-5 दिन गिर गया, 6 दिन गिर गया, तो मुझे भी अपना कन्विक्शन पर डाउट थोड़ा बहुत तो होता है। बिकॉज देखो मैं तो इंसान ही हूं एट द एंड ऑफ द डे, तो मेरा भी इमोशन है, और मेरा अगर पैसा वहां पे लगा हुआ है तो और भी थोड़ा बहुत फटती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है ना, यहाँ पे इस टाइम पे क्या कर सकते हो आप, थोड़ी बिना कुछ सोचे समझे उसको बेच दोगे, बिकॉज मार्केट तो वोलेटाइल है ही ना। लेकिन यहाँ पे मेन काम यही है कि आपको फिर से जाके एक बार बीएसई एनएसई, आपने देखा होगा सेशन में मैंने कितने अच्छे से समझाया कि कैसे कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ आपको मिलता है, राइट। तो अगर आपने बीएसई में गया या एनएसई में गया, आप स्काई गोल्ड सर्च किया और आपने देखा कि स्काई गोल्ड में ऐसा कोई चीज है ही नहीं जिससे जो बिजनेस वाइज देख के आप स्टॉक को बेच दोगे, ठीक है। तब आपको ये वॉलेटिलिटी सिंपली लेना है। समझ में आ रहा है? स्टॉक गिरा तब भी उसको सहना है। यू हैव टू टेक द पेन, बिकॉज द पॉइंट इज के लाइक तब अगर आपने स्काई गोल्ड को बेच दिया, मतलब क्या, आप मार्केट का सिर्फ एक पुतला हो। मार्केट ने आपको नचा दिया और आप टेंशन में आके बेच दिया, तो फिर आपने इन द फर्स्ट प्लेस इतना रिसर्च क्यों किया? तो सोचो अगर आपने स्काई गोल्ड को पढ़ लिख के, जब उसका मैनेजमेंट ने गाइडेंस बढ़ाया, जब लेट से वो नया वाला प्लांट में गया, और जब आप देख रहे हो कि लाइक ये सब जो जैसे फॉर एग्जांपल तनिष्क इनका क्लाइंट बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि सारे नए मतलब जो भी कंपनीज आज बड़े बड़े मतलब स्केल अप मतलब ये जो एक्सपेंशन प्लान्स कर रहे हैं, वो स्काई गोल्ड को कॉन्ट्रैक्ट देता है कि भाई तू बना के दे दे हमें। बिकॉज द पॉइंट इज के लिए स्काई गोल्ड के पास वो कारीगर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो दूसरों को ज्वेलरी बना के दे। B2B ज्वेलरी कंपनी है। तो अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें ठीक है, अगर मैनेजमेंट जो गाइडेंस दिया उस गाइडेंस के अनुसार एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, स्काई गोल्ड सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है, तो फिर उसके बाद अगर स्टॉक 4-5 दिन गिरता है तो क्या ही करोगे, है ना। सो पॉइंट ये है कि जितना हो सकता है स्टॉक के साथ डिसोसिएट करो। अगर कोई स्टॉक गिरता है तो जस्ट जाके उसका कारण देखो। कारण मतलब वही जो मैंने बोला, बीएसई एनएसई में जाके देखो क्या अगर वहां पे आपको लगता है कि लाइक यू नो स्काई गोल्ड में लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई गाइडेंस आता है जहां पे मैनेजमेंट ने उसको घटा दिया, या फिर लेट से फॉर एग्जांपल कोई हेडविंड आ जाता है आउट ऑफ द ब्लू, तब आप अपना पोजीशन को काट कर सकते हो या फिर पूरा निकाल सकते हो, ठीक है। वो तो डिपेंड करते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। लेकिन अगर कुछ नहीं आया है, ठीक है, सो
अगेन हैविंग सेड दैट, वहीं पे ना थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। यू कांट जस्ट लुक एट अ स्टॉक प्राइस एंड से के लिए ये क्यों गिर रहा है, बिकॉज गिरने का कारण बहुत कुछ हो सकता है। दूसरे लोग बेच सकता है बिकॉज ऑफ टैक्सेशन रीजन, दूसरे लोग बेच सकता है बिकॉज उनको कुछ प्रॉफिट बुक करना है। अब वो तो आपको पूछ के नहीं मतलब करेगा ना। सो बेसिकली वही है कि अगर वो कंपनी का डायरेक्शनली वो सही दिशा में जा रहा है, अगर उसका वही जो भी हमने वर्कशॉप में वो चेकलिस्ट वगैरह में पूरा सीखा रहा है, अगर बिजनेस का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हाई है, अगर ऑपरेटिंग लेवरेज उसको मिलते जा रहा है, केपेक्स प्लान सही है, गाइडेंस सही है, कॉन कॉल में बुलिशनेस है, और हमने कितने हजारों एग्जांपल्स ले लेके बात किया, राइट। तो ये सब चीजें अगर सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर गिरेगा तो फिर वापस भी आएगा, राइट। सो ये है। अब अगला जो सवाल लेते हैं वो है मिस्टर घनश्याम राज की, ठीक है। आई थिंक इन्होंने डीएम किया था मुझे, तो घनश्याम जी का ये है कि लाइक हाई सेल्स और लो आरओई, बिकॉज ही इज कंफ्यूज विद द फैक्ट के लाइक बहुत ऐसे लो आरओई बिजनेसेस होते हैं जो मतलब उनको देख के लग रहा है कि बिजनेसेस का तो लो आरओई है, लेकिन उसका स्टॉक ऊपर जा रहा है और उसका सेल्स ग्रोथ बहुत हाई है। तो देखो लॉजिक क्या है, आरओई का देखो फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। अब सोचो अगर एक बिजनेस का आरओई 10% है और लेट से उसका सेल्स ग्रोथ है 40%, तो ऐसे करके सोचो मतलब 10% का आरओई मतलब बिजनेस ऑर्गेनिकली 10% से ग्रो कर सकता है, राइट। बिकॉज उसका जो खुद का इक्विटी बेस है, इक्विटी बेस मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी ना, मतलब बिजनेस का खुद के पास कितना पैसा है, प्रोमोटर शेयर होल्डर का मिला के बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगर खुद के पास है से फॉर एग्जांपल जो इक्विटी बेस, उसमें अगर 10% ग्रो कर रहे हैं, मतलब क्या ऑर्गेनिकली 10% ग्रो कर सकता है। लेकिन ये बिजनेस सोचो बहुत ऐसे बिजनेस होगा, लेट से हमने तो बहुत सारे एग्जांपल्स लेके बात किया था, राइट। हमने लेट से फॉर एग्जांपल एथॉस का बात किया था, काइटेक्स गारमेंट्स का बात किया था, और कितने सारे कंपनीज का बात किया था जिनका आरओई से बहुत ज्यादा है आपका ग्रोथ रेट। अब हाउ कैन यू ग्रो लेट से 30-40% when let's say the ROE is 10% by raising external capital ना, of course। अब आप पैसा उठा सकते हो दो तरकीब से, आइदर आप इक्विटी बेस को डाइल्यूट करके मतलब QIP करके, या दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है आप एकदम डेट उठा लो बैलेंस शीट में, जिससे आपका लेट से लॉन्ग टर्म बोरोइंग बढ़ जाएगा बैलेंस शीट में, आपका डेट टू इक्विटी रेशियो वहां पे बढ़ेगा, राइट। लेकिन द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इज लाइक दिस इज नॉट अ बैड थिंग। आपने देखा होगा मैंने बार बार एक चीज बताया कि हमें दो चीज देखना है, एक हमें देखना है बिजनेस का ROE डायरेक्शनली कहां जा रहा है। अगर कोई कंपनी लेट से बाहर से पैसा उठाता है और उसको सही से डिप्लॉय करता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज तुमने अगर बाहर से पैसा उठा के डिप्लॉय किया सही से और तुम्हारा सेल्स ग्रोथ लेट से 40% से स्ट्रक्चरली ग्रो करने लग गया, तो तुम सोचो तुम कितना पैसे बनाओगे यहाँ पे, और तुम्हारा जो पूरा नेट इनकम जो एक्स्ट्रा बनेगा वो तो तुम्हारा आरओई पे ही तो इफेक्ट आएगा ना, बिकॉज तुम्हारा इक्विटी बेस तो वही है। सोचो अगर बाहर से वो डेट उठाया, ठीक है। अब जब तुम डेट उठाते हो, डेट उठाने से आरओई कैसे बढ़ता है, सोचो तुमने डेट उठाया, राइट। तो आरओई में कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो बाहर का पैसे को अगर तुमने सही से डिप्लॉय किया, लेट से एक और प्लांट खोला, या फिर तुमने लेट से वर्किंग कैपिटल में वो पैसे को लेट से डिप्लॉय कर दिया, करंट एसेट में तुमने डाल दिया, और वहां से तुम्हारा लेट से और सेल्स आया तो और प्रॉफिट आया, तो आरओई का न्यूमरेटर इफेक्ट हो गया। तो बिना डिनोमिनेटर को इफेक्ट करके आपका पूरा आरओई बढ़ गया बिकॉज आपने डेट उठाया। तो यहाँ पे तो डेट उठाना गुड बात, इट्स अ गुड साइन, बट ऑन द अदर हैंड हमें यही देखना है ना कि अगर लेट से आपने डेट उठाया, उसको आपने डिप्लॉय किया, और लेट से फॉर एग्जांपल बिजनेस में ग्रोथ चला गया। हमने कितने एग्जांपल्स पे बात किया, राइट, पेज इंडस्ट्रीज और कितने सारे एग्जांपल्स पे बात किया कि तुम्हारा अगर इन्वेंटरी प्लानिंग गलत हो जाए, तुम्हारा अगर डिमांड फोरकास्टिंग गलत हो जाए, अगर तुमने ज्यादा इन्वेंटरी बना लिया और उसको लेट से फॉर एग्जांपल बेच नहीं पाया, तो फिर क्या होगा, तुम्हारा जाके आरओई घटेगा। सो अल्टीमेटली हमें क्या देखना है कि आरओई डायरेक्शनली किस तरफ जा रहा है। गॉट इट। जो कोई कंपनी डेट उठा रहा है या QIP कर रहा है तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा पॉइंट है तुम कहीं से भी पैसा उठाओ। मैं ये भी एक चीज बताया कि प्रोमोटर प्लेज करके भी अगर पैसा लाता है ना बिजनेस पे, उसको भी अगर सही तरीके से लॉजिकली सोचो, आज प्लेज किया इसका मतलब ये नहीं कि प्रोमोटर एकदम जेल चला जाएगा, नहीं, लेकिन अगर आज प्लेज करके वो अगर उस पैसे को उठा के लेट्स से बैंक में प्लेज किया, कुछ शेयर पैसा उठाया, राइट, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पे बोरोइंग्स बढ़ेगा। वही लॉजिक, फिर तुम्हारे उस पैसे को सही से अगर डिप्लॉय किया तो आगे जाके उससे जो प्रॉफिट का ग्रोथ आएगा उससे वो अपना बैंक से अपना प्लेज शेयर को भी छुड़वा लाएगा और अपना आरओई भी बढ़ा देगा। तो मार्केट इस तरीके से ग्रोथ को देखता है, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली क्या है, लो आरओई का आज का नंबर देके डरने का नहीं है। लो आरओई आपको देखना है कि लो आरओई के साथ अगर आपको हाई ग्रोथ मिलते जा रहा है तो मतलब क्या, कंपनी जो बाहर से पैसे ला रहा है, जहां से भी हो, प्लेज जो बाहर से बैंक से टर्म लोन हो या QIP करके हो, वो पैसे को ठीक से डिप्लॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर सेल्स ग्रोथ घट गया, ठीक है, मतलब या फिर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, जो गाड़ी का स्पीड का एनालॉजी, राइट, जो गाड़ी का अगर स्पीड घट जाता है तब यहां पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है।
तो ये हो गया बात। आई होप घनश्याम जी आपको ये बात समझ में आया, ठीक है। अब एक और चीज है कि लाइक सेल्स में क्या देखना है, यहाँ पे मिस्टर डीपी का एक सवाल है। आई डोंट थिंक कि इन्होंने मिस्टर डीपी ने पूरा अपना नाम बताया, तो यहाँ पे ये बता रहे कि लाइक सेल्स में क्या देखना है, कंसोलिडेटेड या स्टैंड अलोन। अब देखो मैं तो बोलूंगा कंसोलिडेटेड ले लो, ठीक है। मतलब एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इन्होंने एक एग्जाम्पल में लिखा जब ये कंसोलिडेटेड वाला या स्टैंड अलोन वाला कौन सा इनकम स्टेटमेंट लेनी है। अब सोचो टाइटन कंपनी का यहाँ पे 3 मेजर डिवीजन है। एक हो गया तुम्हारा ऑफकोर्स ज्वेलरी का, जहां पे उनका 1000 के ऊपर स्टोर्स है, कैरेटलेन और तनिष्क मिला के बोल रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद 2 और डिवीजन है, वॉचेज और यहाँ पे आईवेयर का। अब सोचो फॉर एग्जांपल उनका 90% के आसपास सेल्स आ रहा है तुम्हारा ज्वेलरी डिवीजन का। और बट एक लॉजिक बता दूं, उनका जो नंबर ऑफ स्टोर्स है इन टाइटन आईवेयर, ठीक है। अब देखो कि टाइटन आईवेयर में उनका जो नंबर ऑफ स्टोर्स है दैट्स ऑलमोस्ट डबल द नंबर ऑफ स्टोर्स दे हैव इन तनिष्क, और इवन अ लिटिल मोर देन दैट एज वेल। आप एक बार चेक करके देख सकते हो। लेकिन डू यू नो टाइटन आईवेयर कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली 3 और 4 और 5% ऑफ सेल्स। तो मतलब क्या है, मतलब टाइटन आईवेयर जिनका डबल द स्टोर्स है टू तनिष्क, ठीक है। मतलब और फिर मतलब तब तो तनिष्क के लेवल पे मतलब परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन क्या है टाइटन आईवेयर एकदम ही अंडर परफॉर्मर है। टाइटन का कौन कॉल आप सुनोगे ना तो सिर्फ उनका मिस्टर अजय चावला, ठीक है, जो उनका ज्वेलरी का जो हेड है, सिर्फ उन्हीं को सवाल करते हैं। मार्केट में कोई एनालिस्ट को फर्क भी नहीं पड़ता है वॉचेस में क्या हुआ और उसमें क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे बात आती है ये, तो आप देखोगे वॉचेस का सेगमेंट और आईवेयर का सेगमेंट ऑलवेज ग्रो एट अ मच लोअर पेस देन द ज्वेलरी स्पेस, राइट, बिकॉज ज्वेलरी सेगमेंट इज द मेन सेगमेंट जो टाइटन अच्छा करता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम जब टाइटन जब रिजल्ट लाता है तो हम वो वॉचेस और वो आईवेयर को हटा नहीं सकते हैं, दोनों को मिला के हमें कंसोलिडेटेड नंबर चाहिए। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि देखो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि लाइक वॉचेस और आईवेयर को हटाना है, द एनालॉजी इज लेट से आपने 10 सब्जेक्ट्स में एग्जाम दिया, ठीक है, उसमें से आपने 2 सब्जेक्ट में फेल किया, तो घर वालों को आप क्या बोलोगे? जो 8 सब्जेक्ट्स में पास किया उसके एवरेज बताओगे या लेट से 10 सब्जेक्ट के एवरेज बताओगे, राइट। तो अगर आप घर वालों को वो 8 सब्जेक्ट के एवरेज बताओगे बिकॉज उसमें आप पास किए हो, तो बाद में क्या होगा, घर वालों को पता चलेगा दैट योर रियल एवरेज इज बिलो देन व्हाट यू टोल्ड देम, फिर पड़ेगी मार। लेकिन इसी वजह से सेम स्टोरी है। तो यहाँ पे स्टैंड अलोन दिया, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि लाइक अब देखो जस्ट एन एग्जाम्पल देके मैं बात किया यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि कंसोलिडेटेड नंबर्स पे हमेशा फोकस करो, बिकॉज कंसोलिडेटेड में तुम्हारा सब्सिडियरीज का परफॉर्मेंस होता है, कोई बाहर में कोई कंपनी को लिया है, ये किया है, वो किया है। अब मुझे सबका मिला के नंबर चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरा अगर इक्विटी बेस है बिजनेस का, राइट, वो इक्विटी बेस का जो ग्रोथ है वो कहां से आ रहे हैं, सारे बिजनेसेस को मिला के। तो मैं एकदम एट अ बर्ड्स आई व्यू लेवल से मैं देखना चाहता हूं कि कंसोलिडेटेड वे में मेरा बिजनेस का सेल्स ग्रोथ क्या है, ईपीएस का ग्रोथ क्या है, आरओई का डायरेक्शन किस तरफ हो रहा है। सो ये हो गई बात। अब अगला सवाल हम लेते हैं यहाँ पे मिस्टर पौलाश शाह की। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि पीई का एक्सपेंशन विद ईपीएस, आई थिंक दैट वाज द क्वेश्चन उनका। तो देखो यहाँ पे बात यही पे आता है कि पीई एक्सपेंशन कब होता है, राइट। हमने ये वर्कशॉप में बहुत बार डिस्कस किया कि पीई एक्सपेंशन उन्हीं स्टॉक्स का हो सकता है। पहले बात सुनो, उन्हीं स्टॉक्स का हो सकता है जहां पे से उस बिजनेस का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ता है। मतलब क्या है, मतलब सोचो एक कंपनी 20% से ग्रो कर रहा था, मैनेजमेंट कॉन कॉल में आके बोला कि अभी डिमांड सिनेरियो कितना अच्छा है तो कि आगे जाके हम लोग 30% से ग्रो करेंगे। सो मतलब क्या, 20 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चलने वाला, 20 किलोमीटर पर आवर मतलब इज इक्वल टू 20% से ग्रो करने वाला। सो 20 किलोमीटर पर आवर से अभी वो 30 किलोमीटर पर आवर पे जाएगा। मतलब क्या, द पेस ऑफ ग्रोथ गोज अप, करेक्ट। तो अगर आप देखोगे वैसा स्टॉक जो लेट से फॉर एग्जांपल अगर उस दिन वो 20 के पी में पड़ा है, अब देखोगे उसका पी एक्सपेंशन होना चालू करेगा, ठीक है। सो बेसिकली पी एक्सपेंशन क्यों होता है, बिकॉज मार्केट यहाँ पे एंटिसिपेट करने लगेगा कि आगे जाके उसके ईपीएस का ग्रोथ बढ़ेगा ना, ईपीएस का पेस ऑफ ग्रोथ भी बढ़ेगा, गॉट इट। तो इससे क्या होता है, स्टॉक का प्राइस यहाँ पे पागलों की तरह भागने लगता है। सो यही होता है बात। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे बात यही है, कभी कभार क्या है, तुम्हारा जो ईपीएस का ग्रोथ, शायद तुम्हारा ईपीएस का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन अगर तुम्हारे ईपीएस का ग्रोथ का पेस घट गया, ठीक है, तो शायद उस कंपनी का पीई एक्सपेंशन नहीं होगा। पीई एक्सपेंशन मैंने हमेशा देखा है चेंज इन पेस ऑफ ग्रोथ से होता है, ऑफ सेल्स ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ, गॉट इट। सो सोचो फॉर एग्जांपल जो कंपनी पहले 20% से ग्रो करता था, अभी अगर वो 10% से ग्रो कर रहा है ईपीएस को, तो तुम देखोगे उसका पीई एक्सपेंशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जो कंपनी पहले 10% से ग्रो करता था और लेट से उसका पीई था 10, लेकिन आज वो 20% से ग्रो कर रहा है, तो तुम देखोगे उसका पीई जो लेट से पहले 10 था, अभी वो 20-25 का हो गया। सो पॉइंट यहां पे आता है कि लाइक तुमको देख के लग रहा होगा कि लाइक भाई ईपीएस तो बढ़ रहा है, लेकिन तुम ये नहीं देख रहे हो कि किस रेट से बढ़ रहा है और पहले किस रेट से बढ़ता था। गॉट इट, इट्स द रेट, गॉट इट, इट्स द सेल्स ग्रोथ
नॉट द सेल्स नंबर इन एब्सोल्यूट। समझ में आ रहा है? वो तो देख के तो देखो, तो फिर अगर आप ऐसे देखोगे तब तो ब्रिटानिया का भी तो सेल्स बढ़ रहा है, राइट? 3%, 4%, 5%। बट डू यू थिंक दैट स्टॉक इज एज अट्रैक्टिव देन लेट्स से व्हाट इट वाज इन द पास्ट, जब लेट्स से ब्रिटानिया 25% से ग्रो करता था, 30% से ग्रो करता था? सो इट्स द ग्रोथ रेट, और जो मैं बोलता हूँ राइट, गाड़ी का स्पीड, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन से फॉर एग्जाम्पल द एब्सोल्यूट सेल्स नंबर। सो यही तो मतलब वर्कशॉप का मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर था। तो अगर आपने वो सेशन अटेंड किया, आप देखे होंगे, और अगर आप आगे जाके भी जब बिजनेस को ट्रैक करोगे, आप खुद बाकी के लोग भी आके मेरे को यही बताने वाला है कि हाँ सर सही तो है कि चेंज इन पेस ऑफ ग्रोथ से ही आपका पी का रीरेटिंग डीरेटिंग होता है। तो यू विल हैव अ मच बेटर सेंस एंड कंट्रोल ओवर द मार्केट इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो, अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया। ठीक है, तो आई होप मिस्टर पॉलाश मैंने आपका जवाब दे दिया। दूसरा चीज है, अभी मिस्टर प्रशांत पाटिल का एक सवाल है, तो उनका भी बहुत रेलेवेंट एक सवाल है, ये हमने वर्कशॉप में डिस्कस नहीं किया। सो दिस इज अनदर गुड थिंग ऑफ डूइंग दिस Q&A, बिकॉज ऐसे बहुत चीजें हैं जो छूट जाती है ना, बिकॉज इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक, राइट? बहुत सब्जेक्टिव, बहुत इट्स अ वाइड टॉपिक, राइट? तो कुछ छूट जाती है तो सवाल जवाब में आ जाती है। सो उन्होंने ये बोला कि सोचो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बजट आ रहा है, ठीक है, या फिर लेट्स से कोई लेट्स से PLI स्कीम जो गवर्नमेंट चलाता है, सोचो आपके पास कोई कंपनी है, ठीक है, और कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का रिजल्ट सही आ रहा था, मैनेजमेंट का गाइडेंस सही था, एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आगे जाके लेट्स से आपने देखा कि सडनली एक न्यूज आता है, जब लेट्स से गवर्नमेंट ने PLI स्कीम हटा दिया ऑन द सेक्टर जहां पे तुम्हारा कंपनी था। तो इनका सवाल है कि लाइक क्या तुम उस मोमेंट पे स्टॉक को बेचोगे या तुम उस कंपनी के मैनेजमेंट का कौन कॉल तक वेट करोगे? अब देखो मैं एक सिंपल से बात बताता हूं, ठीक है, अब कैसे समझो इसको। इसका मुझे एक एग्जाम्पल अभी याद आया, वो है कि आपको पता होगा कि हमारे गवर्नमेंट ने फेम करके एक सब्सिडी दिया था, फेम, ठीक है। अब फेम सब्सिडी था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन ज्यादा हो, इसलिए वो गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज कर रहा था। अब क्या हुआ था, कोविड के बाद ये फेम सब्सिडी गवर्नमेंट देने लग गया, लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद गवर्नमेंट जब देख रहा था कि चलो इलेक्ट्रिक व्हीकल, और बाय द वे व्हेन आई से इलेक्ट्रिक व्हीकल मोस्टली इन 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स, आपने देखा होगा ये फेम सब्सिडी आने के बाद देयर वर अ लॉट ऑफ 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज दैट पॉप्ड अप, ठीक है। लिस्टेड स्पेस में मैं आपको बोल सकता हूं कि जैसे जॉय ई राइड करके एक बाइक है ना, आई थिंक उस कंपनी का नाम है वर्ड विजर्ड इनोवेशन। फिर अब ऑफ कोर्स हमारा ओला इलेक्ट्रिक तो है ही, तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज और भी आ गए थे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का फिर पेनिट्रेशन बढ़ने लग गया। तो इवन इफ यू लुक एट द डेटा, ठीक है, ये फेम सब्सिडी होने के बाद और इनका इतना प्रोडक्शन, बिकॉज तुम प्रोडक्शन करोगे तो तुमको टैक्स लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा, राइट? तुम ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम्स बनाओगे तो फिर तुम्हें और इंसेंटिव मिलेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सब्सिडी मिलने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे प्रोडक्शन चालू हुआ और मार्केट में 2 व्हीलर 3 व्हीलर, मतलब इफ यू गो टू स्टेट्स लाइक राजस्थान एंड ऑल दैट, तुम देखोगे 2 व्हीलर का पेनिट्रेशन तो बहुत अच्छा खासा है, 30-40% के रेंज में तो हो ही गया इन द एंटायर 2 व्हीलर मार्केट, ठीक है। सो अभी क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सब्सिडी को हटा नहीं दिया, आई थिंक इसको घटा दिया, आई थिंक दे आई थिंक रिड्यूस द फेम का जो सब्सिडी। अब इससे क्या हुआ, इससे ऑफ कोर्स इट इज अ नेगेटिव फॉर दिस कंपनीज। तो सोचो आज मेरे पास वो स्टॉक नहीं है, लेकिन सोचो अगर मेरे पास आज ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक होता, ठीक है, और लेट से फॉर एग्जाम्पल एक न्यूज आता कि भाई फेम सब्सिडी गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया, ठीक है, मतलब जो बेनिफिट गवर्नमेंट से मिलता था उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला है फ्रॉम द सामने ईयर्स। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इज लाइक इवन दो इट लुक्स वेरी जेनेरिक के लाइक गवर्नमेंट ने एक चीज बोल दिया, इट लुक्स लाइक अ 1-on-1 और सब इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा इतना आसान नहीं है। तो मैं अगर यही वाले एग्जांपल पे बात करूं, ओला इलेक्ट्रिक का अगर आप देखोगे उनका वॉल्यूम्स का उतना इफेक्ट नहीं हुआ। इवन उनका मैनेजमेंट का अभी भी गाइडेंस है दैट दे विल ग्रो वॉल्यूम्स बाय 50% CAGR एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 2 years, मतलब वो बोल रहे 2-2.5 साल में अपने वॉल्यूम्स को डबल करेगा, टच पॉइंट भी बढ़ा रहा है। सो इसका क्या मतलब, फेम सब्सिडी घटाने के बाद ओला इलेक्ट्रिक को उतना फर्क नहीं पड़ा। इवन उनके मैनेजमेंट, मतलब आई थिंक मिस्टर भावेश अग्रवाल, आई थिंक वही नाम है, तो उन्होंने यही भी बताया कि सब्सिडी तो घटाया लेकिन हमें उतना नहीं फर्क पड़ा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, ये एग्जांपल से अपने क्या सीखा कि हमें अल्टीमेटली मैनेजमेंट का सुनना है, समझ में आ रहा है। वरना क्या है, वरना प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि कोई लेट से फॉर एग्जांपल ये इकोनॉमिक टाइम्स देखोगे, ये करोगे, और हमारे देश में क्या है ना, देखो लोग हमेशा ओवर स्मार्ट गिरी दिखाता है ना, कोई भी चीज आता है उसके साथ कनेक्ट करके स्टॉक को लगा देते हैं, बिकॉज वो लोग आलसी होते हैं, वो लोग कंपनीज का कॉन कॉल नहीं पढ़ेंगे। तो वो लोग क्या करेगा, लेट से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कुछ भी बताता हूँ, लेट से फॉर एग्जांपल आज मैं आपको कोई लेट से कोकोनट ऑयल लेके कुछ बताता हूँ, ये जो ओवर स्मार्ट एनालिस्ट होते हैं ना, ये इमीडिएटली मैरिको के ऊपर कुछ बता देगा, समझ में आ रहा है, जबकि वो मैरिको का कॉन कॉल ही नहीं पढ़ता है, साले को पता भी नहीं है मैरिको में हो क्या रहा है। और यही प्रॉब्लम होता है, बिकॉज कल यही भी मैंने देखा है कि
कंपनीज का मैनेजमेंट बता रहे वी वोंट गेट अफेक्टेड, लेकिन इन्वेस्टर्स का स्टॉक से हाथ छूट गया बिकॉज वो कॉन कॉल नहीं पड़ता है, वो एक्चुअली सुन रहा है कोई फंड मैनेजर का जो अनशंट कहानी दिमाग में बता रहा है जस्ट टू मेक सेंस ऑफ रियलिटी। समझ में आ रहा है? आई होप अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं ना, फंड मैनेजर्स का कम सुनो मीडिया में और कॉन कॉल्स पढ़ो, बिकॉज जो धंधा कर रहे हैं, हाँ ये सवाल उनका सही है कि लेट से फॉर एग्जांपल, अगर लेट से फॉर एग्जांपल बजट हुआ, बजट में कोई एक सेक्टर में लेट से गवर्नमेंट ने वही मतलब लेट से गवर्नमेंट ने केपेक्स कम किया या केपेक्स मतलब बंद करवा दिया एंड ऑल दैट, आई वुड स्टिल वेट फॉर दोस कंपनीज इन दैट सेक्टर टू कम एंड टेल के लाइक हाँ भाई मतलब कंपनी का एमडी को बोलने दो ना वो बात, ठीक है कि हाँ भाई बजट बहुत खराब हुआ, उसके वजह से हमें भी प्रॉब्लम होगा, हम अपना गाइडेंस घटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आरओई घट जाएगा, तो अगले दिन स्टॉक बेच देने का, क्यों इतने एंग्जाइटी में रहने का। लेकिन माई होल पॉइंट इज गवर्नमेंट का एक चीज पे सुन के फिर उसके बाद कोई इकोनॉमिस्ट उसके साथ उसको मतलब दही बनाएगा, घोल बनाएगा, फिर उसको कुछ भी तरीके से करके आपको प्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है सिस्टम का? तो यही से तो आपको बचना है, समझ में आ रहा है? तो कॉन कॉल अगर आप सुनोगे ना, तो इन सब लोगों का सुन के ना फिर आपको लगेगा कि साला तुम लोग बोल क्या रहे हो, ठीक है, बिकॉज ये लोग धंधा नहीं कर रहे हैं, समझो मेरे बात को, ठीक है, इनको तो बिजनेस का भी नहीं आ रहा है। द होल पॉइंट इज जो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, जो ये प्लांट्स चला रहे, जो डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन कर रहे हैं, राइट, जो सप्लाई चेन देखता है, हमें उनका सुनना है ना, बिकॉज ग्राउंड रियलिटी वाले जो बोलेगा वही सच होता है ना। और ऑफ कोर्स मैनेजमेंट भी झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है, हमें क्या, हम तो बिजनेस को ट्रैक करेंगे, जहां रिजल्ट खराब हो जाएगा निकल लेंगे, है ना। तो बात वही है कि हमें अल्टीमेटली किसी को ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन हाँ हमको जो कहानी घुमा फिरा के बता रहा है मीडिया में, उन सबसे हमें अवॉइड करनी है। ओके, अभी एक और सवाल लेते हैं। तो आई थिंक ये सवाल हम ले सकते हैं, यहाँ पे एक बंदे का नाम पता नहीं, ITS इट्स श्राइन करके समथिंग लाइक दैट। तो इनका कहना है कि लाइक मैं ये तेजस इंडस्ट्रीज, अनंत राज, जेन टेक्नोलॉजीज के बारे में मैंने वर्कशॉप में बात क्यों नहीं किया। देखो द पॉइंट इज के लाइक मैं हर सेक्टर को ट्रैक नहीं करता, और यहाँ पे जो चीज मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, मैं उसमें दिमाग लगाने का कोशिश नहीं करता हूँ। देखो पहला पॉइंट ये है कि ये काम ऐसा नहीं है कि वो प्रेशर कुकर बन जाए मेरे हेड में, और ऐसा नहीं कि मुझे ग्रोथ के चक्कर में मैं कहीं भी घुस जाऊं। द फर्स्ट पॉइंट दैट आई लुक बिफोर आई लुक टू एनालाइज एनी कंपनी इज लाइक क्या वो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली देखो अगर मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है ना, कल अगर कॉन कॉल में कोई चीज चेंज भी हो जाएगा ना, आई वोंट बी एबल टू फिगर आउट, ठीक है, उसका माहौल हो, लैंग्वेज से हो या कोई पैरामीटर से हो, मुझे समझ नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग फाइनेंशियल्स में, ठीक है, बैंकिंग फाइनेंशियल्स हो, या से फॉर एग्जांपल ये जो अपैरल स्पेस हो, या फिर से फॉर एग्जांपल ये जो ज्वेलरी स्पेस हो, NBFC स्पेस हो, फिर आपका एसेट मैनेजमेंट हो, कोई भी ये वाले जो स्पेसेस में फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम भी मिलता है ना, मैं झटक से मुझे मतलब आई कैन जस्ट पॉइंट इट आउट विद इन सेकंड्स। और दूसरे साइड में जब मौका भी आता है ना, तो भी मैं झटक से पकड़ ले सकता हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस मॉडल्स। लेकिन ये जो आप बोल रहे हो ना, तेजस एंड ऑल दैट, तेजस इंडस्ट्रीज और ये सब कंपनीज जो लेट से अब देखोगे, मैं पावर, रेलवे, इंफ्रा, टेलीकॉम, मतलब ये जो B2G वाले बिजनेसेस है मुझे अच्छा नहीं लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। B2G आई हेट इट बिकॉज द पॉइंट इज मुझे समझ नहीं आता कि कैसे ये टेंडर फ्लोट किए जाते हैं। आई विल जस्ट नॉट रीड समथिंग जस्ट बिकॉज लोगों ने पढ़ के किसी ने मुझे सिंप्लीफाई कर दिया तो मैंने ले लिया। देखो मुझे ये टेंडर फ्लोट करना, लोएस्ट बिडर बनाना, जो L1 बिडिंग होता है ना, वो सब बिडिंग आता है मुझे। जैसे इंश्योरेंस इज अनदर ग्रेट एग्जांपल, आप मुझे कोई भी इंश्योरेंस का टर्म पूछोगे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करवा सकता हूं, बट आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। समझ में आ रहा है? मतलब फॉर्मूला तो आता है, लेकिन उस फॉर्मूला के पीछे, मतलब वो इनसाइट्स के पीछे, नंबर्स के पीछे कैसे वो हो रहा है, वो मुझे समझ में नहीं आता है। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली देखो, अब मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो आपने जो ये सब नंबर्स बताए, ठीक है, ये आइदर्स मतलब ये नंबर्स मतलब ये जो कंपनीज का नाम बोला, ये आइदर मैं इनको ट्रैक नहीं करता या फिर मुझे पसंद नहीं आता। एक सेक्टर है IT सेक्टर, शायद मैं TCS में 2.5-3 साल था, मेरा एक्सपीरियंस खराब था, मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद पहला जॉब था, एंड द वर्क एक्सपीरियंस मेरा एकदम ही घटिया था। सो इवन तो मैं सारा दिन मतलब मैं काम करता था, मतलब मैं किसी को धोखा नहीं देता था अपने एम्प्लॉयर को, लेकिन हैविंग सेड दैट आई यूज्ड टू हेट माय वर्क, बट व्हेन आई हेटेड माय वर्क सो मच ना, मुझे बाद में धीरे धीरे करके समझ में आया कि मुझे IT स्टॉक्स उतना पढ़ने में मजा नहीं आता है, बट दैट इज फाइन, राइट। हमारे देश में 50-60 के ऊपर सेक्टर्स है, हर जगह में घुस के मुझे पैसा नहीं बनाना है, बिकॉज द थिंग्स दैट आई एंजॉय, लेट्स से पूरा फाइनेंशियल स्पेस, क्रेडिट, नॉन क्रेडिट एंड नॉन फाइनेंशियल भी, उस दिन आपने देखा होगा हमने कितने सेक्टर्स का बात किया। तो वो अगर मैं ट्रैक करता हूं, और सोचो ना
मेरे मेरे अच्छे सेक्टर्स में भी कितने अच्छे अच्छे आईपीओ आने लगता है ना, तो उसका स्केल अप। जैसे ज्वेलरी में फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे ज्वेलरी में कितने सारे आईपीओ आया है ना, सेंको का आईपीओ आया, स्काई गोल्ड का आईपीओ आया, फिर पीएन गडगिल का आईपीओ आया। सो जो मैं जानता हूं उसमें भी नए अच्छे कंपनीज आने लगता है। सो आई ब्रॉडन माई हॉराइजन। एक तो नया सेक्टर पढ़ के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आज से 2 साल पहले मुझे पता भी नहीं था को वर्किंग कंपनीज का कॉन्सेप्ट क्या है। इवन मुझे 1 साल पहले ये भी नहीं पता था ये फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज ये करते कैसे हैं, ठीक है। सो व्हेन आई रीड समथिंग, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि उसको मुझे समझ में आता है कि नहीं, ठीक है, तब मैं उसको पढ़ लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये को वर्किंग एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट है, न्यू थिंग्स फॉर मी, ठीक है। आई कैन ऑल्सो टेल यू कि लगेज सेक्टर को भी मैं उतना अच्छे से ट्रैक नहीं करता था। वीआईपी, ये फिर आपका ये जो बोलिए ब्रांड फैशन हो गया, फिर आपका स्विस मिलिट्री हो गया, वो भी मैं 1-1.5 साल पहले ट्रैक नहीं करता था, लेकिन पढ़ के अच्छा लगा, समझ में आया, राइट। लेकिन कुछ सेक्टर्स है ना, ये सब पावर ट्रांसमिशन एंड ऑल दैट, आई मीन ऑल द बेस्ट टू द पीपल जो पैसे बना रहे। आई होप कि बहुत अच्छा करे, बिकॉज एक बात तो है, अगेन जेनेटिक बात हो जाएगा, लेकिन फिर भी कर रहे हो। हमारे देश में मतलब अगर पावर का कोई प्रॉब्लम ना होता है, ये ट्रांसमिशन ग्रिड्स अच्छा करने लगता है, तो इसका कंपनीज अच्छा करेगा तो देश का ही उन्नति होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये सब पावर, ये सब बड़े ये सब चीजें मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आई वुडंट वांट टू किड माई सेल्फ बाई बाइंग समथिंग एंड शो यू माई फेक एक्सपर्टीज, ठीक है। मतलब वही इंश्योरेंस वाला बात, इसीलिए जब वो फाइनेंशियल वर्कशॉप किया था, मैं पहले हाथ खड़ा कर दिया था कि भाई मुझे इंश्योरेंस वाला स्पेस समझ में नहीं आता है। तो अगर आपको इंश्योरेंस समझना है तो आप कहीं और जाओ, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे आपको एक्सपर्टीज दिखाने के लिए मैं आपको कुछ भी बता दूं, दैट आई विल नेवर डू, ठीक है। तब तो वही हो गया ना, मतलब मैं आपसे मतलब अपने आप से भी धोखा दे रहे हो और फिर इनडायरेक्टली बिना समझे मैं आपको भी धोखा दे रहे हो। सो ये हो गई बात। तो चलिए 30 मिनट्स का हो गया। आज हमने कुछ 7-8 लोगों का सवाल लिया। ऐसे आई गेस मैं लेता रहूंगा। आई वुड अर्ज यू टू कीप आस्किंग मी योर क्वेरीज। तो मैं ऐसे नोट डाउन कर लूंगा और एवरी डे वी कैन मेक 1 वीडियो जिसमें मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल Q&A करूंगा। तो आपका जो भी सवाल है आप अगर पूछो, डीएम करो, कमेंट सेक्शन में लिखो, तो क्या होगा आपका 3-4 दिन में आपका कमेंट विल बी, और कोशिश करो कि एक बार में सारे सवाल लिखना, ठीक है, सो दैट आई कैन टेक अप ऑल द क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। और भी बहुत सारे सवाल थे तो आई गेस, बट ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, तो आई प्रॉब्ली टेक 1 Q&A का सेशन का एक वीडियो एक दिन में, और दूसरा आई गेस मैं वीडियो बनाऊंगा द Q3 अपडेट्स। और चलो अब तो Q3 का सीजन चालू भी हो गया। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग, एंड जो भी क्वेश्चन हो वो आप इस वीडियो के नीचे भी डाल सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स।